2024 की सुबह इंडिया के शहर कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल से एक ऐसी खबर आती है जो पूरे इंडिया को हिला के रख देती है। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दबाकर मारा गया। ये खबर थी एक 31 साला फीमेल डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह पे इस लड़की का रेप और मर्डर होना काफी चौंका देने वाली खबर थी। इस इंसिडेंट की असल कहानी तब सामने आती है जब उस लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला के रख दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आता है कि इस लड़की का मर्डर उसका गला दबा के किया गया और ये सब इतनी बेरहमी से किया गया कि उसकी कॉलर बोन तक टूटी हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चलता है कि इस मर्डर से पहले उस डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की और इस बात का सबूत तब सामने आता है जब उसकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पे लगे जख्मों के निशान देखे गए। इससे ये क्लियर है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं था बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक मर्डर केस था। एक इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना बड़ा हादसा पेश आता है लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। उस रात हॉस्पिटल में क्या हुआ और कैसे हुआ? वहाँ कोई और भी था जिसने ये घिनौना काम अंजाम दिया, और अगर था तो वो कौन था? इन सब सवालों के जवाब खोजते हुए हम आपको बताएंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि मैं कुछ प्राइवेसी की बिना पे उस फीमेल डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा। ये फीमेल डॉक्टर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। 8 अगस्त 2024 की रात ये डॉक्टर दिन की तरह अपनी नाइट ड्यूटी पे थी और अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रही थी। इस रात 11 बजे उन्हें उनकी मदर की कॉल आती है और उनकी मदर पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जिसके जवाब में वो कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हूँ, जिसके बाद वो खाना खाएगी। अपनी मदर से बात करने के बाद ये डॉक्टर पेशेंट्स को देखने राउंड पे निकल जाती है। सब पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में रात के 2 बज जाते हैं। इसके बाद वो अपने कोलीग्स के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठ के खाना वगैरह खाती है और अब रात के 3 बज जाते हैं। यहाँ एक चीज और बताता हूँ कि ये डॉक्टर पिछले 36 घंटे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी। खाना खाने के बाद उन्हें थोड़ी थकन महसूस होने लगती है। वो अपनी थकन दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे बने सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करने लगती है। डॉक्टर के रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन वो उस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आई थी और ये काफी अनयूजुअल था क्योंकि वो 1 घंटे से ज्यादा रेस्ट कभी भी नहीं लेती थी। 9 अगस्त की सुबह नई शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल का एक वर्कर जो हॉस्पिटल के रूम चेक कर रहा था, वो सारे रूम चेक करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और जैसे ही वो इस हॉल का डोर ओपन करता है तो सामने बहुत ही डरावना नजारा देख के वो जोर से चीखता है। इस वर्कर की चीख सुन के आसपास के लोग वहां जमा होने लगते हैं और देखते हैं कि उस डॉक्टर की डेड बॉडी बिना कपड़ों के वहां पड़ी हुई है और उसकी बॉडी पे जख्मों के निशान भी हैं। वहां खड़े सभी लोग खौफजदा थे, खासतौर पे फीमेल डॉक्टर्स जिन्होंने ऐसा मंजर अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। हॉस्पिटल स्टाफ उस बॉडी को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, लेकिन वो पहले से ही दम तोड़ चुकी थी। हॉस्पिटल के कुछ लोग इस मर्डर और रेप केस को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हॉस्पिटल का नाम खराब ना हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इस रिपोर्ट में क्लियर था कि डॉक्टर के साथ किसी ने जबरदस्ती की और जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उसका गला दबा के उसको मार दिया गया, इवन के उसके साथ रेप किया गया और फिर उसे बुरी तरह से मारा भी। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद इस केस को कोलकाता पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले पुलिस उस जगह पे पहुंचती है जहां ये वाकया पेश आता है और वहां उन्हें कुछ ब्लड सैंपल्स और ब्लूटूथ नेक बैंड मिलता है। ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो सकता था अगर उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सेमिनार हॉल में जहां ये इंसिडेंट हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। यहाँ सिर्फ एक कैमरा लगा था और वो भी इस फ्लोर की एंट्रेंस पे। पुलिस वाले इस सीसीटीवी कैमरा पे सुबह 3 बजे से 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कितने लोग इस फ्लोर पे आए और गए। सारी रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चलता है कि सिर्फ 6 लोग इस फ्लोर
पे आए थे। पुलिस उन 6 लोगों को अरेस्ट करती है और उनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे और इस सारे टाइम में उन्होंने वहाँ कुछ देखा या कुछ ऐसा सुना। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ब्लूटूथ हेडसेट जो पुलिस को डॉक्टर की बॉडी के साथ मिले थे उसे भी चेक किया गया। बारी बारी सबके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया गया, क्योंकि जब एक बार किसी मोबाइल के साथ ब्लूटूथ हेडसेट या कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट की जाती है तो अगली बार वो ऑटोमेटिकली उसी फोन के साथ कनेक्ट हो जाती है। फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम कर जाती है और ये ब्लूटूथ उन 6 में से एक आदमी के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस के अंडर रह के काम करते हैं। इस सारी तहकीक से पुलिस को डॉक्टर का पहला कातिल मिल चुका था और पुलिस संजय रॉय से मजीद डीप इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। बट संजय रॉय पुलिस को कोई भी सीधा जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस टाइम भी वो नशे की हालत में था। इस दौरान संजय रॉय का फोन भी चेक किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे पुलिस का यकीन संजय रॉय पे और भी पक्का होने लगता है। इसके बाद पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने ही डॉक्टर को मारा और उसका रेप भी किया। इसके बाद कुछ और प्रूफ्स इकट्ठे करने पुलिस संजय रॉय के घर पे जाती है। वहाँ उन्हें एक शूज मिलता है जिसपे ब्लड भी लगा हुआ था। थोड़ी और तलाशी करने के बाद इस घर की छत पे कुछ कपड़े मिलते हैं और ये वही कपड़े थे जो संजय ने उस रात पहने हुए थे। बाद में जब पुलिस वाले उस शूज पे लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं तो वो ब्लड भी डॉक्टर के ब्लड से मैच कर जाता है, जो कि एक और सॉलिड प्रूफ था। इन सारी डिटेल्स को देखते हुए ये भी पता चलता है कि उस रात संजय रॉय फुल टोन था और वो रात 11 बजे हॉस्पिटल में इंटर हुआ। एक्चुअली संजय रॉय इसी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था एज ए सिक्योरिटी, इसलिए उसे ये सब पता था कि कहाँ सीसीटीवी कैमरास हैं और कहाँ नहीं हैं। उस रात संजय रॉय ड्यूटी पे नहीं था, लेकिन वो फिर भी 11 बजे हॉस्पिटल में इंटर होता है और 4th फ्लोर पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि उस वक्त उसने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था और वो नहीं चाहता था कि उसे कोई देख ले। 4th फ्लोर पे आने के बाद वो सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 3 बज चुके थे। तब उसकी नजर उस डॉक्टर पे पड़ती है जो वो सेमिनार हॉल में कुछ देर आराम करने जा रही थी। इस फीमेल डॉक्टर को देख के संजय रॉय के इरादे बिगड़ने लगते हैं और वो इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पे आता है या नहीं। जब उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं आने वाला और उसका रास्ता साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल में इंटर होता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट में इस दरिंदे ने उस फीमेल डॉक्टर के साथ क्या क्या किया और वो किस पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर भी खौफ आता है। और उन पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी कुर्बानियां दे के ख्वाब देखा था। और यहाँ पे एक चीज और बताता चलूं कि ये अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। दोस्तों ये केस अभी खत्म नहीं हुआ, इस केस से जुड़े और भी एविडेंस सामने आ रहे हैं, जिनमें संजय रॉय के साथ साथ और लोग भी शामिल हैं, जिन पे हम एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको